हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो, मूल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और मूल कॉन्सेप्ट में हम स्टाइक्योमेट्री की बात कर रहे थे। स्टाइक्योमेट्री हमेशा मोल्स में पढ़ते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब इसी में एक हम अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की। तो लिखो लिमिटिंग रिएजेंट। या कई बार इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये केस जब अराइज होता है जब किसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों। तो दिस अराइज व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो पहले खत्म हो जाए, मान लो दो रिएक्टेंट भर के रिएक्शन शुरू करवा दी, जो पहले खर्च हो जाए और दूसरा बचा रह जाए, द वन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज लिमिटिंग रिएजेंट। द वन विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाए, जो रिएक्टेंट बच जाए वो क्या है? द वन विच रिमेन्स एट द एंड इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसे एलआर, जनरली हम शॉर्ट में इसको एलआर बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये केस जब ही अराइज होगा जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हों। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एक्चुअली जब थ्योरी लिखते हैं, कई बार लिखते हैं तो बड़ी चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करने में थोड़ा समय लगता है, बट जब हम एग्जांपल लेके बात करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस Br2, मान लो HBr बना रहे हैं, 2HBr। अब वैसे तो स्टाइक्योमेट्री से मुझे पता है कि 1 मोल H2 1 मोल Br2 से रिएक्शन करेगा और 2 मोल HBr बनाएगा। बट अगर मैं डब्बे में कुछ भी अमाउंट भर सकता हूं, मान लो मैंने ये 1 मोल भर लिया और ये 4 मोल भर लिए। 1 मोल H2 भरा, 4 मोल ब्रोमीन भरे और रिएक्शन करवाने की सोची, मिला दिया इनको अच्छे से हिला के, ये दो रिएक्शन कराओ। तो ऐसा थोड़ी है कि जितना अमाउंट भर दिया सब रिएक्शन कर देंगे। रिएक्शन तो अपनी स्टाइक्योमेट्री के हिसाब से ही करेंगे, 1:1 का मोलर रेशियो में रिएक्शन करेंगे वो। ऐसा नहीं कि कितनी अमाउंट भर दो तो रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 1 मोल है और ये 4 मोल है, तो 1 मोल से ये 1 ही मोल खर्च करवाएगा, तो ये मोल तो पूरा जीरो रह गया, पूरा खत्म हो गया फुल्ली। और इसमें से भी 1 ही मोल खर्च हुआ, तो 1 मोल खर्च होने के बाद ये 3 मोल बच गया। So 3 moles are left. So this is excess. और ये लिमिटिंग रिएजेंट। जो खत्म हो गया, जो रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया वो लिमिटिंग, और जो बच गया वो एक्सेस। अच्छा, प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्शन जब तक चलेगी जब तक लिमिटिंग रिएक्टेंट पूरा खर्च नहीं हो जाता। इसका मतलब अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जब तक बना, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खर्च नहीं हो गया, तो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट should be calculated on the basis of amount of limiting reagent। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही वो अमाउंट प्रोडक्ट की कैलकुलेट की जानी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें। तो इसका मतलब यहां 1 मोल दिया हुआ था रिएक्टेंट, और फिर HBr क्या है? प्रोडक्ट। इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग के बेसिस पे की जाएगी, 1 मोल के बेसिस के। तो 1 मोल से 2 मोल, तो 1 ही मोल लिया है, तो ये कितना मिला? 2 मोल ऑब्टेन्ड। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बाकी स्टाइक्योमेट्री वी हैव टू अप्लाई। चलो मैं एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, हालांकि ये भी क्वेश्चन है, बट सबसे पहले बात ये भी है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करें। कई बार बड़ा आसान होता है कि स्टाइक्योमेट्री पढ़ के फाइंड आउट कर लो, वरना एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। क्या तरीका, यहां तक की बात एक बार नोट करो बच्चों।
जैसे हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या करो, डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बाय देयर stoichiometric coefficient and obtain the ratios. जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट्स के उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियोज फाइंड आउट करो। द वन रिएक्टेंट के लिए करना है ये सब काम, द वन विद लीस्ट रेशियो इज LR। बस ये दो ही स्टेप हैं। गिवन नंबर ऑफ मोल्स, कई बार मास दिए हुए होते हैं तो ठीक है मोल्स में कन्वर्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, मोल और मास से डिवाइड करके, और फिर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लो, रेशियोज आ जाएंगे। सबसे छोटा रेशियो जिसका होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछूं, क्वेश्चन ये हो कि हाइड्रोजन और कार्बन की रिएक्शन, कार्बन 1 मोल कार्बन एंड 1 मोल H2 are reacted to form, मान लो CH4, ऐसे कह रहे हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, लॉजिकल है, कोई थ्योरी वाली चीज नहीं है ये। ब्लॉक केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है, एनसीईआरटी घोट लो, रट लो और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर आओ तो भी हो जाएंगे। बट ये जो लॉजिकल चीजें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है, खासकर मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा समझ के, फॉर्मूला समझ के, याद करके तब फिट करना पड़ता है क्वेश्चंस के डेटा के अंदर फॉर्मूला, तब आंसर आता है। तो जैसे आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड number of moles of CH4 formed, and third find moles of excess reactant remained at the end of reaction। अब चलो एक काम करो, आपको तो प्रोसीजर भी बताया हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर तो कौन रोक सकता है। आप ही इस तीनों पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो एंड अराइव टू द आंसर, डू इट। हाँ भाई देखो, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने कह रहे हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन करके CH4 बना रहे हैं। बना लिया CH4, बैलेंसिंग भी कर ली, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक बात। अब ये 1 मोल है और यहां भी 1 मोल है, तो हमने क्या करा था, रेशियोज फाइंड आउट करो। किसके लिए, कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए। गिवन नंबर ऑफ मोल्स 1 1 है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 1 रेशियो आ गया। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का अगर ध्यान से देखो तो कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए रेशियो छोटा आ रहा है, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो फिर ये कौन हुआ, एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, तो एक आंसर तो हो गया H2। सेकंड पार्ट का आंसर अगर देखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CH4 फॉर्म्ड। आपको पता है प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा किसके बेसिस पे कैलकुलेट होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। और साफ दिखता है 2 मोल से मिलते हैं 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल, तो 1/2 है कितने मोल, इंटू 1, तो बस 0.5 मोल। यही आंसर है CH4 के। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, यूनिटरी मेथड तो बच्चे 3री 4थी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि 12 केले 35 रुपए के, तो 7 केले कितने रुपए के, ये तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, तीसरा पार्ट, फाइंड मोल्स ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्ड। अब साफ दिखता है, यहीं पे देखो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट था,
उसका 1 मोल, ध्यान दो 2 मोल से 1 मोल खर्च होगा, तो 1 मोल से कितना खर्च हुआ, आधा ही मोल खर्च हुआ, तो इसका आधा मोल खर्च हुआ। तो कार्बन के मोल्स कितने बचे, तो थर्ड पार्ट, मोल्स ऑफ कार्बन रिमेनिंग एट द एंड, तो 1 माइनस हाफ, 0.5 मोल, यही आंसर होगा। 0.5 मोल विल बी द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये कॉन्सेप्ट जब भी अराइव होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हों, और तब हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर सारी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। लिमिटिंग रिएजेंट पर एक और सवाल लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, इस बार आप ही सॉल्व करके बताना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ऐसे कह दें कि मान लो 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम is mixed in an H2SO4 aqueous solution which has 1 mole of H2SO4 present in it. Find वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इवॉल्व। मान लो ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करते हुए बताओ क्या होगा। अब ये बात तो पता है कि एल्यूमिनियम मेटल अच्छी खासी रिएक्टिव होती है और एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करें। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास चाहिए होगा तो यू कैन टेक, वैसे याद रहने चाहिए 27 यू मतलब AMU या यूनिफाइड मास, 27 ग्राम पर मोल भी बोलते हैं इसको हम। करो सॉल्व क्वेश्चन को। सॉरी, देखो भाई सवाल को, एल्यूमिनियम Al सॉलिड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन से जिसके अंदर 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है। और अगर ध्यान से देखो तो 13.5 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास 27 है, तो कितना हो गया 13 दूनी 26, अब 0.5 मोल। सॉरी, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। अब ये फॉर्मूला बनाना तो आता ही है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ये तो पता, ये बच्चे समझते हैं इस बात को कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और सल्फेट आयन की वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज के, 9वीं क्लास में बच्चों को आता है ये सब, और ये आ जाता है Al2SO4 थ्राइस। फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करना, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम ले लिया, 3 सल्फेट है तो 3 यहां ले लिया और 3H2 भी आ गया। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने कहा साइड में करा करो कैलकुलेशन, साइड में क्या कौन कौन रिएक्टेंट है, एल्यूमिनियम और कौन, H2SO4। क्या प्रोसीजर क्या था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो कितना 2.25 रेशियो आ गया, और H2SO4 1/3.33, यही हुआ। 1 मोल था, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 से डिवाइड किया, छोटा कौन है, तो एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। एल्यूमिनियम के बेसिस पे ही प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होनी है, तो H2 की कैलकुलेशन करो, 2 मोल से कितने, 3 मोल, 3/2, तो फिर 0.5 मोल से कितने, इंटू 0.5 मोल, तो कितना हो गया 3/4 मोल, मतलब 0.75 मोल is the answer. That's it. So 0.75 mole is the answer and that's it. This is the answer. Clear?
आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के बाद अब बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की। हालांकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है पीओएसी कैसे अप्लाई करें, और क्वेश्चन आ जाए तो वैसे तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि रिएक्शन को बैलेंस करें और स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करें, बट पीओएसी से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। यहां तक की बात नोट करो। अगला हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, पीओएसी। पीओएसी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ये भी एक मतलब ये इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है, अगर रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो उतना मास उस एलिमेंट का प्रोडक्ट में भी होगा। बैलेंसिंग इज नॉट नीडेड। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन नॉट नीडेड। बैलेंसिंग की कोई आवश्यकता रिएक्शन के अंदर नहीं होती, यही तो बड़ा फायदा है इसमें। अच्छा, ये पीओएसी शुड बी केयरफुली अप्लाइड on that element which is completely converted into products। तो ध्यान दो, पीओएसी उन्हीं एलिमेंट्स पर अप्लाई करनी है विच इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हीं एलिमेंट्स पे अप्लाई करो। करेंगे कैसे? जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में हैं उतने ही उस एलिमेंट पे राइट साइड में होंगे। यही है पीओएसी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स, अगर वो रिएक्टेंट पूरा खर्च हो रहा हो। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीओएसी अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि KClO3 सॉलिड हीट करने पर KCl सॉलिड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंसिंग की आवश्यकता ही नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। अब अगर हमसे ये कहते हैं कि KClO3 हीट करने पर KCl प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो पीओएसी अप्लाई करो। मान लो ऑक्सीजन पे पीओएसी अप्लाई करना, तो पीओएसी ऑन ऑक्सीजन तो कैसे अप्लाई करोगे? कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ लेने हैं, O2 नहीं, O एलिमेंट्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स O इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of O in products। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O in reactants is equal to नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O in products। ये करना है। ऑक्सीजन के मोल्स कहाँ हैं? KClO3 में हैं। तो इसका मतलब जितने मोल KClO3 है उससे 3 गुना मोल O है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O कितने हो गए? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। ये लिखना सीख लो, हो गया। ये लिखना सीख लिया तो पीओएसी से कोई क्वेश्चन ना बचे आपसे। सुनो, KClO3 में रिएक्टेंट के O के मोल्स लेने हैं। O कहाँ छुपा हुआ है? KClO3 में, और एक KClO3 में कितने O छुपे हुए हैं? 3, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहां तो है नहीं, यहां है, और O2 में कितने O छुपे बैठे हैं? 2, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3 इंटू मास ऑफ KClO3 अपॉन मोलर मास। मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। 39 प्लस 35.5 प्लस 48 इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। मान लो कैलकुलेट करना हो तो वी कैन कैलकुलेट अपॉन मोलर मास 32, तो वट एवर इज नीडेड वी कैन कैलकुलेट। ये तरीका है, ये तरीका है। एक आध एग्जाम्पल और लिख के बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
लिखो बात को। ये तरीका है पीओएसी लिखने का। एक आध एग्जाम्पल और भी लेते हैं पीओएसी लिखने वाले में। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे P4O10 को मैं मान लो कुछ रिएक्शन करवा दूं, वाटर से रिएक्शन करवा करके, और बना दो मान लो H3PO4, ये बन गया मान लो प्रोडक्ट है। और फॉस्फोरस पे पीओएसी लगानी हो, मान लो पूरा कन्वर्ट हो गया ये, तो पीओएसी ऑन फॉस्फोरस लगानी हो तो कैसे लगाओगे? वो कैसे? पी के मोल्स लेफ्ट साइड में कहाँ है? P4O10 में। और एक P4O10 में कितने पी छपा बैठा है? 4। तो 4 इंटू मोल्स ऑफ P4O10 शुड बी इक्वल टू फॉस्फोरस और कहाँ है प्रोडक्ट में? H3PO4, और एक मोल में एक बैठा हुआ है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H3PO4। दैट्स इट, हो गया अप्लाई। बाकी तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मास ऑफ P4O10 अपॉन मोलर मास 4 इंटू 31 प्लस 10 इंटू 18 16, वो तो खैर क्वेश्चन कर लोगे आप। मास ऑफ H3PO4 वी कैन कैलकुलेट अपॉन मोलर मास 3 प्लस 31 प्लस 64। जरूरत पड़ने पर यह कैलकुलेट किया जा सकता है। समझे बच्चों? तो ये कैलकुलेशंस करने के तरीके होते हैं। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि W ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज reacted with various reagents and finally converted to K2Zn3 FeCN6 twice. If carbon of oxalic acid is conserved, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला भी याद रखना, कौन? H2C2O4। फाइंड मास ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लो मोलर मास ऑफ H2C2O4 M1, मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है, वो M2 है। तो आपके आंसर M1, M2 और W के टर्म्स में आने चाहिए। ये क्वेश्चन है और ये एक रेगुलर क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन ने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज कंजर्व्ड, इसका मतलब पूरा का पूरा कार्बन ऑक्सैलिक एसिड का उठ के कहाँ आ गया है? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो आपको क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि पीओसी शुड बी अप्लाइड ऑन कार्बन। अप्लाई करो, मैं भी बताऊंगा फिर आंसर। आपका आंसर M1, M2 और W के टर्म्स में आ जाना चाहिए। सॉल्व इट। हाँ, देखो इस क्वेश्चन को साफ दिखलाई पड़ना है कि कार्बन पे लगाना है तो H2C2O4। नहीं, बैलेंसिंग तो कर भी नहीं सकते इस क्वेश्चन में, और करने की आवश्यकता भी नहीं है जब पीओसी अप्लाई करना है। तो क्या बना? K2Zn3 FeCN6 ट्वाइस। कार्बन पे पीओसी लगाओ, पीओसी ऑन कार्बन। हालांकि पीओसी अगर ना भी पता हो ना, तो जेई मेन का तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व ना हो पाए, हो जाते हैं। POC is not that essential for JEE Main. This program is entirely meant and aimed to secure good marks in JEE Main exam in limited period of time. तो कार्बन पे POC अप्लाई करो। देखो 2 कार्बन बैठे हुए हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2C2O4। बताओ कितने कार्बन बैठे हुए हैं?
6 दूनी 12, 12 कार्बन बैठे हुए हैं इनटू मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। बस सॉल्व तो ही ऐसी होना है। 2 इंटू मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड W ग्राम अपॉन मोलर मास M1, 12 इंटू मास मान लो x ग्राम है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपॉन मोलर मास M2। हमें x ही तो फाइंड आउट करना था, तो जब x सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो देखना 2 से 6 बार कैंसिल आउट हो गया, तो WM2 अपॉन 6M1। दैट्स इट, यही आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। लिमिटिंग रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट बट POAC ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी क्वेश्चंस मोस्टली सॉल्व कर सकते हो। जेई मेन में ये स्किपेबल है अगर टाइम कम है तो। ये पूरा जो CQ प्रोग्राम है कंपटीशन क्रैश कोर्स का मतलब वेरी कॉम्पैक्ट कोर्स होता है। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को क्रैश कर देंगे, ना। क्रैश कोर्स का मतलब इन क्रैश मैनर वी आर वर्किंग एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज एंड डू द मैप बेस्ट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो नोट करेंगे बच्चों ये सब बात। स्टाइकियोमेट्री में एक आखिरी पॉइंट और बाकी है, और वो है परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो लिखो हेडिंग परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन होता क्या है, मतलब यील्ड का मतलब होता है पैदावार। कई बार जैसे सुनने में आता है कि भाई गेहूं की पैदावार इस बार थोड़ी कम है, 70% पैदावार ही हो पाएगी लास्ट ईयर कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ फ्लड या बिकॉज ऑफ ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई तो पैदावार कम हो गई। तो यील्ड का मतलब पैदावार, तो यहाँ भी तो पैदावार है, प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। तो रिएक्शन की यील्ड कम होना 100% मैक्सिमम यील्ड है, उससे कम होना इसका मतलब किसी कारण से प्रोडक्ट कम बन पा रहा है। तो कैसे मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, एक्चुअली जो मिला, अपॉन थियोरेटिकल और स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेनेबल इनटू 100, चूंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब स्टाइकियोमेट्री से कितना अमाउंट मिल सकता था मैक्सिमम, उनका रेशियो इनटू 100 इज द परसेंटेज यील्ड। इसको ऐसे समझो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। मान लो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होकर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 मिलेगा। CO2 का मोलर मास मतलब 44 ग्राम है। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, 44 ग्राम CO2। बट क्वेश्चन कहते हैं नहीं 22 ग्राम मिला, 22 ग्राम मिला बस। तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई, मिला कितना एक्चुअल में 22 ग्राम ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन मिल कितना सकता था स्टाइकियोमेट्री से 44 ग्राम, 44 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100, 50%। सो यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 50%। कितना मिला अपॉन कितना मिल सकता था स्टाइकियोमेट्री के हिसाब से इनटू 100 इज द परसेंटेज यील्ड। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे कह दे कि मान लो Fe(S2) प्लस O2 Fe2O3 प्लस SO2, ये कोई रिएक्शन है। बैलेंसिंग भी आपको खुद करनी पड़ती है। क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे कि ये मान लो कुछ 240 ग्राम लिया और ऑक्सीजन एक्सेस में है। एक्सेस का मतलब अभी एक्सेस हो गया तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी के बेसिस पे।
अगर यील्ड, कई बार यील्ड जो है वो 40% लिखी हुई है, अगर एरो के ऊपर अगर कुछ परसेंटेज लिखी हुई है तो वो परसेंटेज यील्ड होती है, दैट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड, कितने मोल्स एक्चुअली ऑब्टेन होंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल भी है। पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस करो, मान लो मुझे सॉल्व करना हुआ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो FeS2 रिएक्शन करेगा O2 के साथ में, तो बना रहा है Fe2O3 प्लस SO2। जरा बैलेंसिंग करोगे तो दो, एक काम कर लो, दो यहां रख दो, दो और दो 4 सल्फर हैं, तो 4 सल्फर SO2 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब 5.5, बस हो गया। नहीं, ये फ्रैक्शनल स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव वैल्यूज होती हैं, तो ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, मोल्स ऑफ SO2 बताने हैं और यील्ड दी हुई है 40%। 40% यील्ड का मतलब जितनी अमाउंट मैक्सिमम मिल सकती है उसका 40% ही मिलेगा। अच्छा देखो यहां से क्वेश्चन में चलो दिया हुआ है कि सल्फर तो होता है 32 और आयरन होता है 56। तो FeS2 56 प्लस 64 120, तो 240/120 ये मोल हो गए, 2 मोल। सुनो सुनो सुनो, परसेंटेज यील्ड वाला फॉर्मूला लगाओ। परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन ने कितनी दी हुई है, 40% इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। मान लो SO2, तो एक्चुअल मोल्स ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड, यही तो फॉर्मूला था, अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ SO2 जो कि मिल सकता है मैक्सिमम। तो सुनो, यील्ड मिल छोड़ो, 2 मोल से 4 मोल मिलेंगे, तो 2 ही मोल हैं तो 4 मोल मिलेंगे, अपॉन 4 × 100। स्टाइकियोमेट्रिकली कितना मिलता, लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो एक्सेस में है। 2 मोल से 4 मोल, 2 ही हैं तो ये 4 मोल मिल गया, तो नीचे 4, मैक्सिमम कितना मिल सकता था, 4 मोल। एक्चुअल मोल्स कितने मिलेंगे अब सॉल्व करोगे, तो मोल्स ऑफ SO2 ऑब्टेन्ड एक्चुअली विल बी कितना, ये 4.4 4 4 16 1.6 मोल, यही आंसर है, बस दैट्स इट। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड। ऐसा एक क्वेश्चन कर लो तो बस फीलिंग आ जाए कि हाँ परसेंटेज यील्ड का मतलब, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द परसेंटेज यील्ड क्या हो सकती है, 100%। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे बच्चे। ये हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर इस तरह की चीजें आप ले लो और जो आपको इस मॉड्यूल मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको प्रैक्टिस सेशन दिया जा रहा है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करें, तो थिंग्स वुड बी क्वाइट इन कंट्रोल and your optimum performance will come in the JEE main exam। नोट करेंगे पूरी बात बच्चों। चलो भाई बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं JEE मेन के अंदर। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेजेस, इवन PPM वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या है, लिखो कंसंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो, होमोजीनियस मिक्सचर हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला। तो सॉल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। In general, solvent is the major component in general and this is minor component। minor मतलब जो थोड़ा कम अमाउंट में हो। बाकी सॉलिड अगर लिक्विड में डिसॉल्व किए हो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। नमक को पानी में घोल दो, NaCl का सॉल्यूशन बन गया, तो ऑब्वियसली NaCl इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन को, वाटर वाले सॉल्वेंट को हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। चीनी मिला दी पानी के अंदर, शुगर सॉल्यूशन बन गया, शरबत बन गया। तो शरबत में सॉल्यूट कौन है, वो शुगर है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। बट दिक्कत जब आती है जब 2 लिक्विड्स को मिक्स करते हैं आपस में।
अल्कोहल को पानी में डुबो रहे हैं या पानी को अल्कोहल में, वो तो टेस्ट की बात है। देखो आप जानते हो, बुरी बात है, गंदी बात है, बट अल्कोहल को पानी में मिलाया तो जाता ही है ना, एंड दे आर मिसिबल बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी वैसी कोई बात करते ही नहीं। तो अल्कोहल को पानी में मिलाएं या पानी को अल्कोहल में मिलाएं, डिपेंडिंग अपॉन दैट अल्कोहल मे बी द सॉल्वेंट, वाटर मे बी द सॉल्वेंट। तो ऐसे केसेस में खासकर फॉर द लिक्विड्स एंड लिक्विड्स अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि एक्स कौन, सॉल्यूट, और वाई कौन, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाई का मतलब होता है एक्स सॉल्यूट है और वाई सॉल्वेंट है। ये कई बार काम में आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन इसी पॉइंट से सॉल्व होता है, वरना बच्चे अटक जाते हैं कि इसमें सॉल्यूट किसे लूं, सॉल्वेंट किसे लूं। बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो हम बता पाएं। तो वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली होती है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो होता है वो नाम से मालूम पड़ रहा है, ऊपर भी मास नीचे भी मास। तो डेफिनेशन याद रखनी है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। शब्दों का बड़ा गेम है, पूरी बात सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन इनटू, चूंकि परसेंटेज है तो 100, और मास कभी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, याद रखनी है। मास is not the function of temperature, but volume is the function of temperature. टेम्परेचर चेंज करोगे तो मास चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यूजुअली बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर V इंक्रीजेस यूजुअली। समझ में आ गई बात? सर यूजुअली क्यों, वॉल्यूम तो बढ़ता ही है ना। ना, H2O लिक्विड वाटर एक्सेप्शनल केस है। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है मान लो, या 1 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, हीट करोगे तो एक्सपैंड होता है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम फॉर वाटर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्सेप्शन है, इसलिए यूजुअली लिखा है। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर यूजुअली वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज होंगी, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हुआ। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, कई बार ये थोड़ी समझ की भी बात होती है। जैसे कई बार किसी बॉटल के अंदर सॉल्यूशन भरा हो और उस पर लिखा हो 20% W बाई डब्ल्यू HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 एक्वस। इसका मतलब ये है कि एक तो एक्वस लिख दिया तो पानी सॉल्वेंट है, और HNO3 है 20% का मतलब परसेंट 100 पर डिफाइन होता है, मींस 20 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और इससे साफ मालूम पड़ता है दैट इज, अगर 20 ग्राम HNO3 है और टोटल 100 ग्राम है तो फिर पानी का मास कितना हो गया, 80 ग्राम वाटर। इस तरह आप पोस्टमार्टम कर लो, खोल के सब अलग कर लो, जरूरत पड़ने पर फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसी एक दूसरा कंसंट्रेशन टर्म होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम और परसेंटेज W बाई V। ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। जनरली परसेंटेजेस बोलते हैं तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू ही लेते हैं यूजुअली, बट परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉमन। ऊपर मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट, परिभाषा का ध्यान रखना, इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब भूलना है तो परसेंटेज ही ना। तो परसेंटेज W बाई V होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ध्यान रखना, इनटू 100। अच्छा, इसमें भी एक बात, मास तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, बट वॉल्यूम तो टेम्परेचर का फंक्शन है, सो दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे? जैसे कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम कहां आ रहा है, यूजुअली बढ़ता है नीचे आ रहा है, नीचे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो परसेंटेज W बाई V की वैल्यू घट जाएगी। तो कभी कभी इसी पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि इन 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा टेम्परेचर थोड़ा सा 2 डिग्री बढ़ाने पर चेंज हो जाएगी वैल्यू।
W by V टर्म है तो चेंज हो जाएगी, W by W टर्म है तो चेंज नहीं होगी, बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल कहीं ऐसा लिखा हो 3% W by V एक्वस यूरिया सोल्यूशन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि 3 ग्राम यूरिया है इन 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है तो 100 ml सोल्यूशन के अंदर 3 ग्राम यूरिया डूबा हुआ है। तो सर वाटर कितना होगा? वाटर का मास हम बता पाएंगे यदि डेंसिटी हमें सोल्यूशन की पता हो। ऐसे ही एक टर्म होता है मोलैरिटी, बहुत कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और इनका यूज चाहे वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, ये मोल कॉन्सेप्ट जेईई मेन के लिए, जैसे हम सी क्यूब की बात कर रहे हैं ना, जैसे कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स, तो हमने चैप्टर्स को 3 भागों में डिवाइड किया। एक एसेंशियल चैप्टर्स, मतलब जिनके पढ़े बगैर हम आगे कैसे बढ़ें, दूसरा होते हैं मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, और तीसरा रिमेनिंग चैप्टर्स। तो ये एसेंशियल चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। जेईई मेन में तो खास, एडवांस में क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, एडवांस की तो हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। दिस एंटायर प्रोग्राम इज मेंट ओनली फॉर जेईई मेन, और जेईई मेन के अंदर मूल कॉन्सेप्ट से भी खूब क्वेश्चन आए, तो ये स्कोरिंग चैप्टर भी है और एसेंशियल भी है। तो मोलैरिटी, कैपिटल M इसका सिंबल यूज करते हैं, सबसे कॉमनली इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेना है। अच्छा, इस बार 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज थोड़ी है भाई। अच्छा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो कांस्टेंट है, तो मोल्स मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बट नीचे तो वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। तो इसकी यूनिट भी क्या लेंगे? यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर और मोलर और M, कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो सॉल्यूट के मोल्स पता हो, सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम पता हो, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट मोलैरिटी। ऐसी एक कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं मोलैरिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा m इसका सिंबल यूज करते हैं, या मोलल। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे मास है किसका? ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन भी नहीं, सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे इसी में करते हैं। सॉल्वेंट है इन kg, नहीं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, परसेंटेज नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट का मास लेना है और वो भी kg में। मैंने अंडरलाइन कर दी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसकी यूनिट क्या लेंगे फिर? मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और मोलल, और छोटा m, मोल पर केजी और मोलर नहीं, मोलल। मोलल 0.1 मोलल, 0.2 मोलल, इस टाइप से। कई बार सेंटीमोलल, मिलीमोलल बोलते हैं। 1 सेंटीमोलर, सेंटीमोलल, इसका मतलब हो गया 0.01 मोलल। कई बार ऐसा लिखते हैं मिलीमोलर। शब्दों को ध्यान देना, मिलीमोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब 0.001 मोलर, मोलल नहीं मोलर। डेसीमोलर सॉल्यूशन 0.1 m, इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहां मोलर है तो यहां मोलर आया, मिलीमोलर 0.001, सेंटीमोलल 0.01, इस टाइप से हम कई बार डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये भी ऊपर मोल्स हैं, मोल्स तो मास पे डिपेंड नहीं करता, और नीचे तो भी मास है, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वैसे ये परिभाषा कई बार बच्चों को याद होती है, प्रिपरेशन कम भी हो ना तो भी ये परिभाषा तो याद होती है, और नहीं याद है तो अब याद करो।
पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस पढ़ते जाना है, रोज पढ़ते जाना है, रोज होमवर्क जो मिल रहा है वो करते जाना है। 10-11 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ाई करनी है, फिर देखना ऑब्वियसली फायदा होगा। 11-12 घंटे कोई रोज मेहनत करे और फायदा ना हो, असंभव। तो ये हो गया मोलैलिटी, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म हो गई। मोल फ्रैक्शन, सिंबल एक्स यूज कर लेते हैं। एक्स मतलब चाहिए होता है ये, मगर एक्स बोल लेते हैं इसको, चलो एक्स बोल दो। मोल फ्रैक्शन, मान लो 2 कंपोनेंट हैं A+B, इसके मोल्स कुछ Na हैं, इसके मोल्स कुछ Nb है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A मतलब XA इज इक्वल टू कितना, A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में मतलब अगर मान लो A और B ही है तो बस बोल दो कि Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB किसके बराबर हो जाएगा, Nb अपॉन N टोटल्स, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ B। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अच्छा एक बात जरूर याद रखनी है, ये तो 2 कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट तो भी ऐसे लिख लेते। नीचे टोटल मोल्स आने हैं सॉल्यूशन के अंदर जिसके भी पड़े हुए हों, और समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। In the given phase, summation of the mole fraction is always equal to 1. Sum of is equal to 1. अच्छा एक बात और देखो, मोल फ्रैक्शन क्या है, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, डायमेंशनलेस टर्म है। डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज अ डायमेंशनलेस टर्म एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, और मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो ये है मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है ये भी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं हम मोल फ्रैक्शन। ये मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बट कभी कभी ppm और ppb ये भी इस्तेमाल होते हैं। क्या है ये, ऐसी एक कंसंट्रेशन टर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। कौन सा, छठा नंबर। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, अब देखो पार्ट्स पर मिलियन है, पर मिलियन, तो मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऊपर ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में लेना है, और चूंकि मिलियन है, मिलियन मतलब 10 की पावर 6 को बोलते हैं, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 इस पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब आप समझते हो बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो बिलियन ppb। तो कैसे डिफाइन करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, ऐसा होता है ये। अच्छा दोनों में ऊपर मास और नीचे भी मास है, बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और साथ में ये भी कि ये ppm और ppb बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हों तब इस्तेमाल में लेते हैं। तो ppm एंड ppb concentration terms are used especially for very dilute solution। वैसे तो हम PDF नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ताकि समय बच जाए अगर जरूरत पड़े तो। वैसे
बच्चे अगर लिख लिख के भी पढ़ रहे हैं ना, कोई बुराई नहीं है। लिख के पढ़ने में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दिमाग पे जोर पड़ता है, फिर चीज़ें याद रहती हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड, उसका तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है। बट अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी इफेक्टिवनेस के हिसाब से, समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 11th में आया पूरा साल पढ़ेगा, 12th में आया पूरा साल पढ़ेगा। थोड़ी ऊंच नीच चलती है वहाँ पर, यहाँ तो कुछ नहीं है। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। एक दिन भी अगर किसी कारण से मिस होता है तो वो शेड्यूल बिगाड़ देगा आपका पूरा का पूरा C³ प्रोग्राम का। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। और जनरली बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन हो तब हम ये पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस की। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले एक काम करेंगे, यहां तक की बात एक बार नोट कर लो। चलो यही ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को जैसे ले लें, मान लो क्वेश्चन ये कह दे कि 30 ग्राम यूरिया, फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2 is mixed in 0.5 liter water to form solution of density 1.1 ग्राम पर ml। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट मोलैरिटी, सेकेंड परसेंटेज W/W। मान लो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बताओ। 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। नहीं, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। आपको बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो अभी जो 6 कंसंट्रेशन टर्म सिखाई है, अगर ये आपको मालूम है, उनकी डेफिनेशन समझते हो, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, किस तरीके से कहाँ मास लेना है, कहाँ वॉल्यूम लेना है, यूनिट्स क्या होंगी, तो फिर आपको इन क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। सॉल्व इट। हाँ भाई, जरा देखना सॉल्यूशन। पहला पार्ट मोलैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 30 ग्राम है, तो 30 बटा मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। ये बन गया मोल्स अपॉन नीचे कितना वॉल्यूम चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये तो पानी का वॉल्यूम है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना है ये। यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, 0.5 रख देते हैं बस और निकाल देते हैं क्वेश्चन, और कहते हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ना 30 ग्राम यूरिया मिलाया 0.5 लीटर ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी जरूरत पड़ने पर डेंसिटी क्या लेते हो, 1 ग्राम पर ml फॉर वाटर। तो इसके बाद डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और आधा लीटर है 500 ml। तो 500 ml और डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 500 ग्राम तो पानी था। प्लस 30 ग्राम यूरिया आ गया, ये है टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी है 1.1, और 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। अब आया लीटर में वॉल्यूम, ये मोल्स थे। अब आया, बच्चे यहीं तो गड़बड़ करते हैं, सीधा 0.5 लीटर से डिवाइड कर देते हैं। नहीं, लीटर में तो चाहिए, वो तो ठीक है, बट मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ये तो सॉल्वेंट का, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था। और वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो क्या मान के चलेंगे, 1 ग्राम पर ml। तो कितना हो गया 500 ml, और 30 ग्राम ये था, 500 ग्राम प्लस 30 ग्राम, 530 ग्राम टोटल मास है। मास अपॉन डेंसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम, डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, 1000 से इसलिए डिवाइड किया, लीटर चाहिए। और लीटर चाहिए तो जरा सॉल्व करना, तो 30 कितना हो गया, ये 1/2 इंटू 1100 अपॉन 530, 0 से ये 0 गया, 110/5, 106 m। दैट्स इट, यही आंसर है, 110/106। ये था अच्छा सवाल। अच्छा सेकंड पार्ट, W/W निकालना है। तो W बाई मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन
500 ग्राम तो वाटर है और 30 ग्राम तो 530। खुद भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएंगे, 0 से 0, तो 300/53%। यही आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन जेईई मेन में आए, ठीक ठाक सवाल में काउंट होगा, मॉडरेट में, बहुत आसान में नहीं, मॉडरेट में। और क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिस आपसे ही करवाएंगे। मैं तो सॉल्व करता ही हूं एंड में, बट मैं कोशिश तो ये रहती है कि आपसे सॉल्व करवाएं क्वेश्चंस को। कई बार लगता है कि सर बड़े आसान आसान सवाल करा, ना ना जेईई मेन के देख लेना क्वेश्चन, मैं भी ले लूंगा कुछ 19 में, 20 में, 21 में जो क्वेश्चन हुए हैं, 22 तो खैर आप लिखोगे, इनके प्रीवियस ईयर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं ले लूंगा, ताकि आपको फील आए कि नहीं जो पढ़ रहा हो दैट इज क्वाइट रेलेवेंट टू गेट 150 मार्क्स, 160 मार्क्स, 180 मार्क्स। ये बड़ी आसानी से मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी थोड़ी कम है। बाकी जो बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं वो और बेहतर परफॉर्म करें। और एक सवाल लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दी कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 2 liter water. Find first molarity, second molarity if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। आपको बताना है क्या आंसर होगा। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 मोल एसिटिक एसिड को 2 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया। फाइनल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है। मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी बताओ। सॉल्व इट। हाँ, क्या आंसर आया बताओ। देखो 1 मोल एसिटिक एसिड है तो मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। नहीं 2 लीटर नहीं है भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर तो पानी का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, तो मुझे टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो 2 लीटर का मतलब 2000 ग्राम प्लस 1 मोल एसिटिक एसिड मतलब 60 ग्राम। अब इतना तो समझ में आना ही चाहिए। ये मास है अपॉन डेंसिटी 1.2, क्या बन गया भाई, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास कितना, 2 लीटर मतलब 2000 ग्राम इंटू 1 मोल एसिटिक एसिड है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो 60 ग्राम और आया, अपॉन डेंसिटी 1.2, इतने ml है। नहीं मुझे लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना भूलना नहीं है। तो 1200 ऊपर चला गया तो 1200 अपॉन 2060, तो ये 60/103 मोलर। बस यही आंसर है। इतना लिख के छोड़ो, बाकी तो क्या, जरूरत पड़ने पर और डिवाइड कर लेंगे और आंसर टिक कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। अच्छा, मोलैरिटी कितनी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो 1 ही मोल है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किलो में, 2 लीटर है और वाटर की डेंसिटी कुछ ना दी जाए तो क्या देते हैं 1 ग्राम पर ml, तो 2 लीटर का मतलब ये हो गया 2 किलो, तो दैट्स इट, 0.5 मोलल। तो ये आंसर हो गया 0.5 मोलल। यही आंसर है। ये भी अच्छा सवाल था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस, नोट भी करते चलेंगे। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल दें कि क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि एन अ सॉल्यूशन ऑफ I2 in benzene is having mole fraction of I2 equal to 0.2. Find molality of I2 in solution। मान लो ये सवाल है, मैं सब अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं, अच्छे अच्छे मतलब जो जेईई मेन के लिए रेलेवेंट हैं,
तो हम सॉल्व कर पाए। तो सॉल्यूशन ऑफ I2 इन बेंजीन इज हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 0.2 मोल फ्रैक्शन है I2 का बेंजीन के अंदर। बेंजीन का फार्मूला तो मालूम है ना, C6H6। तो बताओ मोलैलिटी कितनी होगी I2 की इन सॉल्यूशन। करो सॉल्व। करो सॉल्व क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन ऑफ I2 इन बेंजीन हैविंग द मोल फ्रैक्शन। अब एक बात ध्यान दो, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही होता है ना। तो I2 के मोल्स अगर 0.2 मोल्स हैं तो फिर साफ दिखता है कि वाटर के मोल्स कितने होंगे। नहीं, वाटर नहीं, बेंजीन है सॉल्वेंट। तो C6H6 के जो मोल्स होंगे 0.8 मोल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ टोटल मोल 1 मान लिए, टोटल मोल्स 1, 1 मोल है टोटल, उसमें से 0.2 मोल I2 है और 0.8 मोल बेंजीन है। तो बस मोलैलिटी कितनी हो गई, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो 0.2 मोल है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स पता है तो मास के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। C6H6 12 6 72 और 6 78 78, नहीं केजी में चाहिए। ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ है तो क्वेश्चन आसान से सॉल्व होंगे। तो कितना ऊपर 200 बटा 8 इंटू 7.8, 8 से ये 25 बार कैंसिल हो गया, तो 25 बटा 7.8 मोलल। दैट्स इट। बाकी गुणा भाग आप कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ भी है। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन जेई मेन के लिए लेता हूं। अभी रिसेंटली जो जेई मेन में क्वेश्चन आए मोल कॉन्सेप्ट के, कंसंट्रेशन टर्म्स के, मैं 1-2 लेके बताता हूं और आपको ये रियलाइज करवाता हूं कि नहीं आसान है, मुश्किल ना है। पढ़ो तो सही, घुसो तो सही इन सब में, तब आएगा मजा। तो नोट करेंगे एंड वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर जेई मेन PYQs, कॉमनली जिनको हम PYQs बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे तो नहीं ले पाएंगे बट कुछ क्वेश्चंस से लेते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन ये वाला पूछ लें कि मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन ए सैंपल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन ए सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 gram per ml and mass percentage of 63% is, क्वेश्चन ऐसे ही है बस, और साथ में ब्रैकेट में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 दिया है क्वेश्चन में। मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लिख रहा हूं 63। अब आप ही सॉल्व कर लो, बता दो क्वेश्चन को, आप ही सॉल्व करो, बताओ कितना आसान सा सवाल है। देखो कैसे, मुझे पता है कि 63% दिया हुआ है W/W। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 63 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो मतलब है। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए मोलैलिटी। क्या होती है मोल्स? 63 ग्राम सॉल्यूट है अपॉन 63 मोलर मास, 1 मोल आ गया अपॉन नीचे क्या चाहिए मुझे चाहिए वॉल्यूम। मुझे चाहिए वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। अच्छा वॉल्यूम तो ना पता, बट टोटल मास मान लो 100 ग्राम लिया सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम क्या होता है? टोटल मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन डेंसिटी 1.4। बट ये तो ml में हुआ, 1000 से डिवाइड कर दो लीटर में। सुनो फिर, वॉल्यूम चाहिए था। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, बट ये तो वॉल्यूम ml में आ गया, 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर के लिए, लीटर में चाहिए, तो ये कितना हो गया? 1। ऊपर कितना हो गया? 14। बस 14 आ गया मोलर। दैट्स इट, यही आंसर था।
जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में आती हैं उनको ये क्वेश्चन 20 या 25 सेकंड का है, मैक्सिमम 40 सेकंड मान लो, इससे ऊपर नहीं। यही कारण है कि 1 घंटे में केमिस्ट्री बच्चे 40 मिनट में पार करके निकलते हैं, जितना भी हो रहा। 30 में से 25 करने हैं, 25 में से मान लो बच्चों से 18 क्वेश्चन हो गए, 19 हो गए, 19 करे सटाक से मूव टू मैथमेटिक्स और फिजिक्स विच एवर यू लाइक। और फिर वो जो बचा हुआ समय है दैट यू कैन डेडिकेट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द एग्जाम एंड टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर? अच्छा, और मैं एक सवाल लेता हूं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन जो कि जेईई मेन का है। लो, ये लिमिटिंग रीजन का एक छोटा सा सवाल है। अब आप ही देखो, लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं वो। ये पिछला वाला क्वेश्चन था 2020 का, मैं लिख भी दूं, जेईई मेन, सब कुछ मेन की बात हो रही है 2020। और लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन है जेईई मेन, ये है ये भी 2020 का सवाल है। अब पेपर बहुत सारे थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत सारे, बट ये क्वेश्चन है द मास ऑफ अमोनिया in gram produced when 2.8 kg of dinitrogen मतलब N2 quantitatively reacts with 1 kg of H2 is dash। बस इतना ही सवाल है। पहले आप ट्राई कर लो, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को लिखते भी चलो। ग्राम में मास बताना है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, ताजा ही सवाल आया हुआ है। देखो, द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, N2 और H2 रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, ये रिएक्शन। अच्छा, N2 कितना 2.8 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास 28, 100 मोल हो गए। ठीक है। H2 कितना, मास ऑफ विद 1 kg ऑफ H2, 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन 2, 500 मोल हो गए। अमोनिया का मास कितना बनेगा? कितना आसान क्वेश्चन है ना। ना लिमिटिंग तो फाइंड आउट कर लो, और लिमिटिंग का तरीका अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। क्या? N2 और ये H2, गिवन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 100 रेशियो आ गया। गिवन नंबर ऑफ मोल्स 500 को डिवाइड कर दो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से, 167 के आसपास। कौन छोटा है? N2, तो N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको पता है अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। 1 मोल से 2 मोल, तो फिर 100 मोल से कितने मोल? 200 मोल, तो 2/1 इंटू 100, 200 मोल मिल गए। और 200 मोल का मतलब इंटू मास कितना? अमोनिया 14 और 3 17, 3400 ग्राम। बस यही आंसर है, यही रिपोर्ट करना था, यही आंसर आपको रिपोर्ट करना था। दैट्स इट, यू वुड हैव गॉट 4 मार्क्स, 4 मार्क्स मिल गए। तो मैंने कहा ना, ये एक मिथ है कि क्वेश्चन टफर साइड पे आते हैं। जेईई मेन के पेपर में क्वेश्चन केमिस्ट्री का, खासकर मैथ्स वालों के लिए तो फिर भी थोड़ा सा रहता है कि केमिस्ट्री में, तो यही केमिस्ट्री में आप अगर बढ़िया स्कोर करते हो तो यू कैन कंपेंसेट द अदर सब्जेक्ट। अगर वहाँ अगर थोड़ी सी वीकनेस चल भी रही है तो भी केमिस्ट्री इज इजी टू स्कोर। और एक सवाल लेते हैं, चलो आपको फील दिलवाते हैं कि जो पढ़ रहे हो दिस इज गुड इनफ टू क्रैक क्वेश्चंस इन जेईई एग्जाम। जैसे मान लो ये एक सवाल है, क्वेश्चन क्या है? ये एक क्वेश्चन है। अब इतने आसान क्वेश्चंस तो आते हैं। जेईई 2019 का सवाल है। 19 भी कोई बहुत पुराना थोड़ी है, 2-3 साल पुराना ही। द अमाउंट ऑफ शुगर
द अमाउंट ऑफ शुगर, फॉर्मूला भी दिया है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लिख रहा हूं जो दिया हुआ है, C6 C12 H22 O11 required to prepare 2 liter of its 0.1 m aqueous solution is। बस यही क्वेश्चन था, आप ही सॉल्व कर लो। बताओ, 4 ऑप्शन में से दिए हुए, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ए 136.8 ग्राम, बी 17.1 ग्राम, सी 34.2 ग्राम, डी 68.4 ग्राम। करो सॉल्व, बतलाओ क्या आंसर होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेन का ही है, ताजा ही है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। हाँ भाई देखें, द अमाउंट ऑफ द शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 लीटर है, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ C12H22O11 0.2 मोल हो गया। तो फिर मास कितना हो गया भाई, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। मास ऑफ शुगर 0.2 मोल्स इंटू 144 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16 160 और 16 176, 6 4 10 2 12 और 7 और 2 9 और 4 13 1 14 342। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 8 3 6 68.4 ग्राम। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन ये ना हो तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर तो गड़बड़ है मामला। तो ये क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंगली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत विशेष बात, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो बच्चों, इसी में कंटिन्यू करते हुए कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ और बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चंस ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की। बस वो जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं कि मोलैरिटी कैसे डिफाइन होगी, मोलैरिटी कैसे डिफाइन होगी, उनको ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे अच्छा, ये बात तो समझनी चाहिए बच्चों को, जैसे कहीं लिखा हुआ हो 1 मोलर 1 m HCl एक्वस, तो इसका मतलब HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब ये होगा सॉल्यूशन में टूटा पड़ा होगा, तो H+ की कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, वो भी 1m होगी, एंड Cl माइनस कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 1m 1 मोल पर लीटर। अच्छा, यही अगर मान लो ऐसा हो कि 1m मान लो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूटा पड़ा होगा सॉल्यूशन में सोडियम आयन में और कार्बोनेट आयन में, तो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी सॉल्यूशन में, दुगनी क्यों, एक सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम आयन निकल के आएंगे, तो 2 आएंगे तो 1 × 2, तो इसका मतलब 2m। बट कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, एक सोडियम कार्बोनेट में एक ही कार्बोनेट आयन है, तो 1 × 1m। तो ये पता होना चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। जैसे कोई 0.2m एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहा है ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद ही बता दो। टूटेगा तो कौन से आयन देगा, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, तो Al3+ की कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन में वो क्या होगी, दुगनी, 2 एल्यूमिनियम आयन है ना, तो 0.2 × 2 ऐसे। और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी बताओ, Al2SO4 थ्राइस था, ये 3 है, यहाँ 3 गुना, तो 0.2 × 3,
0.6 m। तो जरूरत पड़ने पर इस तरीके से हम लिखते हैं। इनका यूज आता है जब हम आयनों की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं इन द गिवन सॉल्यूशन। लिखो अगली स्क्रीन पर चल के हम क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। मिक्सिंग क्वेश्चंस के लिए कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ each ion in final solution, ऐसा टाइप मान लो। जैसे क्या 200 ml 0.1 m H2SO4 aqueous प्लस 300 ml 0.1 m HCl aqueous। मान लो ये क्वेश्चन है। चलो मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ। देखो इस तरह क्वेश्चंस मिक्सिंग वाले कैसे सॉल्व करें। तो मोलैरिटी बतानी है हर एक आयन की। ये बात तो क्लियर है कि H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है H+ एंड सल्फेट आयन में, और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है H+ एंड Cl- में। तो अगर जरा ध्यान से देखें कि H+ की फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, F स्टैंड्स फॉर फाइनल। कहाँ कहाँ से आएगा H+? H2SO4 से भी आएगा और H+ HCl से भी आएगा। H2SO4 से कितना आएगा? H2SO4 से ध्यान दो, मोल्स निकालते हैं, मोल्स या मिली मोल्स। भाई क्या बोल दूं मैं, H+ की टोटल फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी? टोटल मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम टोटल, यही तो बोलेंगे। तो टोटल H+ कहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ से कितना आया? मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.1 इंटू 200। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में है तो ये मोल नहीं आए, ये मिली मोल आए हैं। क्या आए हैं? मिली मोल। अगर ऊपर मोल ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम लीटर में लो, ऊपर अगर मिली मोल ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम ml में लो। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ऊपर अगर मिली मोल है तो नीचे वॉल्यूम ml में होना चाहिए। तो ये तो मिली मोल हुए, बट ये तो H2SO4 के मिली मोल हुए, और एक H2SO4 में कितना H+ छुपा बैठा है? 2 इंटू 2। ये आया प्लस। यहां से आओ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 300 मिली मोल आ गई है किसके? HCl के, और एक HCl में एक H+ छुपा बैठा है, इंटू 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 200 प्लस 300 ml, और ये क्या थे? मिली मोल। ये इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखें तो कितना हो गया ये? 20/40 प्लस 30 बटा 500, तो 4 3 7, 7/50। 7/50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7/100/2, 7 दूनी 14 0.14 है। दैट्स इट, यही आंसर है। ये कौन है? H+। अच्छा नहीं, H+ क्यों? हमें तो सल्फेट आयन भी चाहिए। बताओ सल्फेट आयन केवल कहां से आएगा? H2SO4 से। तरीका वही है। तो H2SO4 के मिलीमोल्स निकाल लो या मोल्स निकाल लो। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 200, एक में से एक अपॉन वॉल्यूम 500, 2 0 से 2 0 गया तो 0.2/5, 0.2 अपॉन 5, तो 0.0520 m। और कौन? क्लोराइड आयन भी आएगा। कहां से आएगा? HCl से आएगा, H2SO4 से तो आएगा नहीं। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 200 इंटू एक में से एक अपॉन वॉल्यूम 500, 2 0 से 2 0 उड़ गए तो 0.2 5 20 0.04 है। दैट्स इट। तो बच्चों यही आंसर था। अच्छा कोई रिएक्शन ना हुई इनमें? क्यों होगी रिएक्शन? एसिड और एसिड दो मिलाते हैं। एसिड में एसिड मिलाओगे, नो रिएक्शन। बेस में बेस मिलाओगे, नो रिएक्शन। रिएक्शन कब होगी? जब एसिड में बेस मिलाओगे या बेस में एसिड। और कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो एक सवाल उसी का लेते हैं। अगर एसिड में बेस मिलाओगे तो रिएक्शन होगी, और पहला काम होता है रिएक्शन कराना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट अस टेक, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन क्या है? 1 लीटर 0.2 m HCl प्लस 1 लीटर 0.1 m बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये है मान लो। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करें? साफ दिखाई पड़ता है कि एक एसिड है
और दूसरा बेस है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी। कंसंट्रेशन वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले रिएक्शन करवाओ, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, कौन खर्च हुआ कौन बचा, उसके बेसिस पर आपको देखना होगा। तो रिएक्शन है HCl और ये रिएक्शन करेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस कौन 2H2O। एक्वस का मतलब ये डूबा हुआ है और टूटा हुआ है आयनों में। अच्छा देखना HCl के मोल्स या मिलीमोल्स कितने हैं। HCl मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम तो 0.2 इंटू 1 0.2 मोल। भाई लिमिटिंग जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हों तो लिमिटिंग रिएजेंट तो चेक करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर 0.1 मोल। साफ दिखाई पड़ता है कि 1 मोल से 2 मोल खर्च होंगे तो 0.1 मोल से 0.2 मोल, ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च होगा, पूरे खर्च। और सॉल्यूशन में ये क्या बना, 1 मोल से 1 मोल, तो ये 0.1 मोल बना बस। तो इसका मतलब वर्चुअली ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। बेरियम क्लोराइड है 0.1 मोल, तो बेरियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी फाइनल 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड है और 1 में से 1 आएगा अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर, तो 0.05 m। यही आंसर है। और क्लोराइड आयन बोलो कितना हो गया फाइनल, बेरियम क्लोराइड के मोल्स 0.1 मोल हैं और 1 में से दुगना आएगा। दुगना क्यों, Cl2 है, 2 Cl माइनस आएंगे 1 बेरियम क्लोराइड से, अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना 2 लीटर 0.1 m मोलर। बस यही आंसर है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली 0 नहीं, बिल्कुल 0 तो नहीं होगी, क्योंकि H प्लस और OH माइनस आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से उनका प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर। ऐसी OH माइनस कंसंट्रेशन फाइनल दिस इज क्लोज टू 0। क्लोज टू 0 मतलब नॉट एग्जैक्टली 0 बट वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दीज वैल्यूज। तो ये होते हैं मिक्सिंग के क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन किस में क्या मिक्स कर रहे हो। एक क्वेश्चन चलो आपसे सॉल्व करवाते हैं, डू इट। मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाए, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। जैसे क्या 0.1 लीटर 0.1 m AlCl3 प्लस 1 लीटर 0.1 m एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस प्लस 3 लीटर वाटर। पानी भी मिलाया है। तो बताओ, सॉल्व करो, हर एक आयन की कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या होगी। अटेम्प्ट करें और बताएं क्या आंसर होगा। हाँ भाई देखो, रिएक्शन तो कोई ना हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही इनमें, तो फिर तो मुझे Al3+ की फाइनल कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा, AlCl3 से भी आएगा और एल्यूमिनियम सल्फेट से भी। कितना, AlCl3 से कितना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 मोलैरिटी, वॉल्यूम 1 लीटर, और एक में से एक प्लस यहां से भी आएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और एल्यूमिनियम दुगना आएगा 2 इंटू 2, वहां से नहीं आएगा, पानी में से थोड़ी आएगा। आम के पेड़ पे अमरूद थोड़ी होते हैं भाई। अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 3 5 लीटर, तो कितना हो गया 0.1 प्लस 0.2 0.3 अपॉन 10/2 0.06 m। दैट्स इट। और क्लोराइड आयन देखो कहां से आएगा, केवल AlCl3 से, और कहीं से है ही नहीं। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 1 इंटू 3 गुना आएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम 5, तो 0.3 अपॉन 536 0.06 m, ये भी वही आ गया। अच्छा और देखो, और कौन, सल्फेट आयन कहां से आएगा, मात्र एल्यूमिनियम सल्फेट से, दूसरे वाले से, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 1 में से 3 अपॉन टोटल वॉल्यूम 5, ये भी तो 5, ये भी 0.06 m। कोइंसिडेंटली सारे आंसर यही आ गए।
वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो आना है वो आएगा। तो बच्चों ये थे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी करते हैं। कभी कभी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी करवा लेते हैं और सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मान लो आप ही सॉल्व करके बताओ, ये कह दें कि 100 ml 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करा दिया, 100 ml 0.1 m पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड concentration of each ion in, फाइन। कॉन्सेंट्रेशन पूछते हैं तो मतलब मोलैरिटी पूछते हैं, वो आप ही सॉल्व करके बताओ। और याद रखें कि कुछ कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, शुरुआत में बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि देयर आर सम कंपाउंड्स विच आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। उसमें AgCl, AgBr, AgI भी थे, भूलना मत उस कॉन्सेप्ट को। डू इट। देखो यार, रिएक्शन तो करानी पड़ेगी। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा KCl के साथ और बनाएगा प्रेसिपिटेट एक्वस सॉल्यूशन है, तो AgCl का वाइट PPT बनेगा। और ये वाइट PPT जो है सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रेसिपिटेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। नहीं, ये घुला हुआ है, एक्वस लिख रहे हैं मतलब घुला हुआ, और एरो डाउन का मतलब PPT है, नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। एज के मिलीमोल्स या मोल्स कितने हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 10 मिली मोल। KCl पर आओ, मोलारिटी इंटू 100, 0.1 इंटू 100 10 मिली मोल। ये भी पूरा खर्च, ये भी पूरा खर्च, दोनों पूरे पूरे निबट गए। तो फिर बताओ ये कितना बना? ये भी 10 मिली मोल ही बना है और ये भी 10 मिली मोल बना होगा। बट कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन है AgCl से आने वाला Ag प्लस और Cl माइनस नेग्लिजिबल होगा, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन फाइनली क्लोज टू जीरो, Cl माइनस इज क्लोज टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली जीरो। बट पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन फाइनली कितनी हो जाएगी? मिलीमोल्स हैं 10 मिलीमोल, बट वॉल्यूम बढ़ के हो चुका है 100 प्लस 100 200, तो 1/20 0.05 m। और ऐसे ही नाइट्रेट आयन की कंसेंट्रेशन फाइनली कितनी हो जाएगी? 10/200 0.05 m। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस, ये थे कॉन्सेप्ट्स। प्योरली न्यूमेरिकल टाइप का चैप्टर होता है ये, और कोई इसमें विशेष बातें नहीं होती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। गॉट इट? आ गई बात समझ में? तो ये था मेजर कॉन्सेप्ट, द मोल कॉन्सेप्ट। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह नहीं बताया। वो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मेजरली बात करते हैं। तो प्योरली मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है स्टाइक्योमेट्री एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब आप अपना जो आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है वो अटेम्प्ट करें और एक अच्छी फीलिंग के साथ पढ़ाई करते रहें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते रहें। कुछ ना सुने कौन क्या कह रहा है। हमें तो 11-12 घंटे, 10 घंटे कम से कम, और 12 घंटे नॉर्मल, मतलब 11 से 12 घंटे नॉर्मल। 12 से ऊपर जाना मुश्किल काम होता है। कहना आसान है, नहीं सो कर लूँगा, 16 घंटे पढ़ लूँगा, 18 घंटे। इंसान हो, रोबोट थोड़ी हो भाई। और रोबोट को भी बैटरी बदलनी पड़ती है, उसको भी एनर्जी देनी पड़ती है। आपको भी तो एनर्जी चाहिए। कैसे आएगी? प्रॉपर नींद करोगे 6-6.5 घंटे की, तो उससे बॉडी बिल्डअप होगी। बिल्डअप मतलब वैसे वाली नहीं, मतलब अगले दिन के लिए रेडी होगी। स्लीप भी चाहिए, फूड भी चाहिए। तो अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर, जीरो डिस्ट्रैक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ।